हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा है, आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट करने का प्रयास किया है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, सभी लोग प्रयास करें। माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में लिया गया समय कितना होता है? 30 मिनट, 40 मिनट, 36 और यहाँ पर दिया आपका 45 मिनट। सभी लोग एक बार प्रयास करें आंसर देने के लिए। माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में लिया गया समय कितना होता है? चलिए, जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों, याद रखिएगा, माइक्रो टीचिंग का जो भारतीय मॉडल होता है वो 36 मिनट का होता है, ठीक है, जिसमें शिक्षण के जो है 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण जो है 6 मिनट का होता है। आप कहोगे सर यहाँ पर 3rd ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये सवाल साथियों पेपर में आ चुका है तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखें। विकास का अर्थ है, बताएं, गुणात्मक परिवर्तन, नकारात्मक परिवर्तन, गुणवत्ता में वृद्धि, साधारण परिवर्तन, बताएं। सभी लोग प्रयास करें इस सवाल का आंसर देने के लिए। विकास का अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए, एक बार आप लोग कोशिश जरूर करिएगा आंसर देने के लिए। विकास का अर्थ क्या होगा? जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका, गुणात्मक परिवर्तन। साथियों, आप सभी को पता है विकास का तात्पर्य केवल जो है वृद्धि नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति में होने वाले मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, गुणात्मक परिवर्तनों से है। यह परिवर्तन जो है अस्थायी और क्रमिक होते हैं। आप कहोगे सर ए ऑप्शन जो दिया है यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आप लोग बस ध्यानपूर्वक पूरे कंसंट्रेट होकर हमारी बातों को सुनते हुए चलिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जो है मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? बताएं। सभी लोग प्रयास करें, आपका 4 ऑप्शंस दिया गया है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जो है मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? सभी लोग प्रयास करें, चलिएगा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, ध्यान दीजिएगा, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा जो है डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी। उन्होंने दोस्तों अमर्त्य सेन के साथ मिलकर इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में लागू किया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3rd बिल्कुल राइट हो जाएगा। बस आप लोग सिर्फ इतना याद रखिए, अगर आपसे सवाल पूछे कि किस विद्वान ने जो है मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की, आप कहोगे सर डॉक्टर महबूब उल हक ने। ऑप्शन नंबर 3rd बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। सवाल नंबर 4 देखिएगा। शब्द शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञान का अर्थ है, बताएं। बच्चे के मार्गदर्शन के लिए, बच्चे का नेतृत्व करने के लिए, बच्चे को शिक्षित करने के लिए, बच्चे को समझने के लिए। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, सभी लोग प्रयास करें एक बार आंसर देने के लिए। कोशिश भाई आप लोग करिएगा, बताएं। शब्द शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञान का अर्थ क्या है? बताएं। सभी लोग प्रयास करें। बच्चे का नेतृत्व करने के लिए, बी ऑप्शन जो है साथियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। शिक्षा शास्त्र यानी दोस्तों आप सभी को पता होगा जिसे पेडागॉजी बोलते हैं। शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है छात्रों को ज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन देना और उनका नेतृत्व करना ताकि वे सीखने में सक्षम बन सकें। आपका जो बी ऑप्शन है साथियों बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर 5 देखिएगा। सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? इनाम का, सख्ती का, अज्ञानता का, स्तुति का। चलिए प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करिएगा, बताएं। चलिए दोस्तों, ये सवाल पेपर में आ चुका है, बताएं। सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए?
इनाम का, सख्ती का, अज्ञानता का, स्तुति का। याद रख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए जो है आप कहोगे सर यहाँ पर स्तुति का उपयोग किया जाना चाहिए। आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है पाठ्य चर्चा, कक्षा, गतिविधियाँ, समाज। बताएं आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। सभी लोग प्रयास करें। चलिए भाई, करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी का आंसर आना चाहिए। पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है पाठ्य चर्चा, कक्षा, गतिविधियां, समाज। बताएं। चलिए सवाल नंबर 6 का यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, बताएं पाठ्य चर्चा, कक्षा, गतिविधियां, समाज। ये भी सवाल दोस्तों पेपर में आ चुका है। बताएं सभी लोग आंसर करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, वो बहुत होशियार है। पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, आप कहोगे सर पाठ्य चर्चा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों पाठ्य चर्चा का अर्थ आप लोग जानते हैं, पाठ्य चर्चा का अर्थ आप सभी को पता होना चाहिए, क्या होता है बताएंगे कोई भाई। चलिए साथियों यहाँ जो ऑप्शन में पाठ्य चर्चा दिया हुआ है इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट लीजिएगा, पाठ्यचर्या होगा। क्या पाठ्यचर्या होता है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सटीक आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है साथियों। पाठ्य का जब आप इस शब्द को तोड़ोगे क्या हो जाएगा, पाठ्य प्लस चर्या हो जाएगा, ठीक है। और पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य, और चर्या का अर्थ क्या हो जाएगा, चर्या का अर्थ हो जाएगा नियम पूर्वक अनुसरण। तो यहाँ पर भाई जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 7, यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम क्या है। बताएं। चलिए प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए। सवाल का सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिए भाई, यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम क्या है। बताएं। यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, बिना बोझ के सीखना, ठीक है साथियों। यह रिपोर्ट जो है स्कूल शिक्षा में बोझ को कम करने और बच्चों को सहज व स्वाभाविक तरीके से सीखने का अवसर देने के पक्ष में थी। आपका जो बी ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिना बोझ के सीखना। अगला सवाल देखें, सीखने के उद्देश्य का अर्थ क्या है। बताएं। चलिए सीखने के उद्देश्य का अर्थ क्या है, सभी लोग प्रयास करें, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। ऑप्शन दिया है अनुभव प्राप्त करना, संक्षिप्त परिणाम, शैक्षिक उपलब्धि, सीखने के इच्छित परिणाम। बताएं सीखने के उद्देश्य का अर्थ क्या है। यहाँ पर जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, सीखने के इच्छित परिणाम। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों यह वे परिणाम हैं जिन्हें शिक्षक विद्यार्थियों से शिक्षण के बाद अपेक्षित करता है। इसे जो है लर्निंग आउटकम भी कहा जाता है। क्या, लर्निंग आउटकम भी इसे कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है। बताएं। चलिए सब लोग आंसर करें। दूसरों का उपकार करने का सिद्धांत, शेयरिंग, भीड़ भाड़, सहयोग। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है। सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर सहयोग जो है दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका सामाजिक व्यवहार का एग्जाम्पल नहीं है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करना है, निराशा, विघटन, विच्छेदन, वृद्धि। बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर दे सकते हो। चलिएगा सभी लोग आंसर कर सकते हो इस सवाल का। चलिए इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा गया है। बताएं। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करना है। और भाई एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, आपके लिए बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है।
और बिल्कुल फ्री में आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं ज़रूर से ज़रूर चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। यहाँ से निश्चित रूप से साथियों आपको हेल्प मिलेगी। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर जुड़ें। साथियों लाइक करने में आपका कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता है, थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़ता है। आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करना है निराशा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्ति का जो है उद्देश्य बाधित होता है तो उसे निराशा होती है। यह मनोवैज्ञानिक अवस्था होती है जिसमें जो है इच्छित परिणाम न मिलने पर तनाव उत्पन्न होता है। आप कहोगे सर यहाँ पर ए ऑप्शन जो है यही बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल, इनमें से कौन कक्षा की गतिविधियों से संबंधित है? बताएं। सिद्धांत, तरीका, दर्शन, तकनीकी। सभी लोग प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा की, इसमें पूछता है आपसे इनमें से कौन जो है कक्षा की गतिविधियों से संबंधित है। चलिए प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिए भाई, प्रयास करें। सिद्धांत, तरीका, दर्शन, तकनीकी। यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तरीका जो है साथियों कक्षा गतिविधि से संबंधित है, जैसे शिक्षण की विधि व तरीका इत्यादि। ठीक है, आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, यहाँ पर खाली स्थान दिया है, आप लोग बताएं। अनुशासनात्मक शब्द खाली स्थान दिया है को प्रबंधन तकनीकी कहा जाता है। बताएं। संचालन, नियंत्रण, आयोजन, योजना। चलिए राइट आंसर क्या होगा बताएं इस सवाल का? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिए भाई, खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा? सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए, अनुशासनात्मक शब्द जो है यहाँ पर सवाल करता है कि को प्रबंधन तकनीकी कहा जाता है। आप कहोगे सर योजना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अनुशासनात्मक शब्द जो है योजना को प्रबंधन तकनीकी कहा जाता है। आपका डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है? बताएं। सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? चलिए सभी लोग प्रयास करें। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है? चलिए सभी लोग प्रयास करें। पूछताछ, वियोजक, अधिष्ठापन और यहाँ पर दिया है समस्या समाधान। यहाँ पर डी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, समस्या समाधान। साथियों ध्यान दीजिएगा, प्रगतिशील शिक्षा जो है आप सभी को पता होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा सिद्धांत में जो है छात्र की सक्रिय भागीदारी और अनुभव आधारित अधिगम पर बल दिया जाता है, जो समस्या समाधान विधि में होता है। आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल भाई देखिए, अगर आपको एक बार में ये क्लास क्लियर ना हो, 2 बार जरूर करिएगा, ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें। साथियों मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, आपको कोई समस्या नहीं होगी। उतने क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे जिससे जो है आपका स्कोर बेहतर आएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? बताएं। चलिए प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या होगा इस सवाल के लिए? बताएं। चलो भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? अवलोकन के द्वारा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अवलोकन दोस्तों एक प्रमुख विधि है जिसमें जो है यानी जिसके माध्यम से शिक्षक कक्षा में छात्रों के व्यवहार, सहभागिता और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। साथियों जो प्रश्न करवाए जा रहे हैं ये पिछले वर्षों के प्रश्न हैं, यहाँ पर कुछ नए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, यानी मिक्स क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। नैतिकता किसका विज्ञान है? बताएं। सौंदर्य का, सच्चाई का, आचरण का, दिमाग का? प्रयास करें। नैतिकता जो है किसका विज्ञान है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताओ? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए।
नैतिकता किसका विज्ञान है? आप कहोगे सर आचरण का। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। नैतिकता आचरण और व्यवहार से संबंधित विज्ञान है जो सही और गलत के मूल्य निर्धारण में सहायता करता है। आपका सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक बच्चे का गुण नहीं है? मौलिकता, विस्तार, नवीनता, शुद्धता, बताएं। चलिए भाई, यहां पर सभी लोग प्रयास करें। आपका राइट आंसर इस सवाल का क्या हो जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। सभी लोग प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक रचनात्मक बच्चे का गुण नहीं है? साथियों आप लोग देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन तभी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे जब उसको 2-3 बार आप लोग पढ़ेंगे, तभी आपको जो है क्लियर होगा अच्छे से। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ने पर ज़्यादा फोकस किया करिएगा सॉल्व करने के लिए सवाल को। चलिए, यहाँ पर आप कहोगे सर डी ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, शुद्धता दोस्तों रचनात्मकता का गुण नहीं है, जबकि मौलिकता, विस्तार, नवीनता ये रचनात्मकता के अंग हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखिए भाई, TLM का उपयोग किसके लिए किया जाना चाहिए? बताएं। शिक्षण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, ठोस उदाहरण प्रदान करने के लिए, सीखने की सुविधा, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। साथियों TLM क्या होता है? TLM का जो फुल फॉर्म होता है टीचिंग, लर्निंग, और यहाँ पर आप कहोगे सर ये एम का मतलब होता है मटेरियल। ठीक है, प्रयास करें आंसर देने के लिए। आप कहोगे सर यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका सटीक आंसर हो जाएगा। TLM का उद्देश्य है दोस्तों कि शिक्षा को सरल, रुचिकर और प्रभावी बनाया जाए ताकि छात्रों को सीखने में सुविधा हो। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, TLM का उपयोग जो है सीखने की सुविधा के लिए किया जाना चाहिए। डी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखिए, सबसे प्रभावी शिक्षण सहायक है, बताएं। गैर अनुमान, प्रत्यक्ष अनुभव, अनुमान, इनमें से कोई नहीं। प्रयास करें। सबसे प्रभावी शिक्षण सहायक है। चलिए, सभी लोग प्रयास करिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर कर सकते हैं सभी प्यारे साथी। चलिए भाई, आप कहोगे सर यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। साथियों याद रखें, जॉन ड्यू के अनुसार जो है सीखना अनुभव पर आधारित होना चाहिए। प्रत्यक्ष अनुभव सबसे प्रभावशाली शिक्षण विधि होती है। आपका जो बी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे प्रभावशाली शिक्षण सहायक है प्रत्यक्ष अनुभव, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। एक सरकारी विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस गुण को सबसे अधिक बढ़ावा देगा? चलिए आंसर करें। सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करें। चलिए भाई आंसर करें। एक सरकारी विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस गुण को सबसे अधिक बढ़ावा देगा? आप कहोगे सर योग्यता। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर थर्ड दिया है ये आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक जो है सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों की योग्यता को सबसे अधिक बढ़ावा देगा। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें, छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए? बताएं। चलिए, छात्रों को जो है स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए? आंसर कर सकते हो। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए भाई, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ऑप्शन को पढ़िएगा। छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए? यह उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा, इसमें शिक्षक का काम आसान हो जाएगा, टाइम पास करने में मददगार साबित होगा। ये तो गलत है, ये भी गलत है। यह सहयोग और भौतिक संतुलन विकसित करेगा। साथियों जो सटीक आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, साथियों खेल से जो है बच्चों में सहयोग, टीम वर्क और शारीरिक संतुलन का विकास होता है, जिससे उनका समग्र विकास होता है। आप कहोगे सर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, स्वयं क्या है? बताइए। आप सभी को पता होगा स्वयं क्या है, आप लोग आंसर कर सकते हो।
चलिए, आपको इसी तरीके से लिखने को यहाँ पर मिल सकता है पेपर में, स्वयं के बारे में। चलिए, इस तरीके से स्वयं क्या है बताएं। सभी लोग प्रयास करें, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। गैर सरकारी संगठन शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक वेबसाइट का नाम बताएं। चलिए, यहां पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम। स्वयं क्या है? शिक्षा, आप कहोगे शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम है जो भारत सरकार की जो है एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य है मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। आपका बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखें। कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, एक लोकतांत्रिक नेता की तरह, एक निरीक्षक की तरह, एक तानाशाह की तरह, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलो सब लोग प्रयास करो, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर। कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, एक लोकतांत्रिक की तरह। साथियों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिक्षक को कक्षा में लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेने और छात्रों की भागीदारी का अवसर देने वाला मार्गदर्शक होना चाहिए। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें। प्रधानाचार्य का प्रशासनिक गुण है बताइए। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, बार बार न कहना पड़े दोस्तों। आप सभी को पता है मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को भाई ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। चलिए, प्रधानाचार्य का प्रशासनिक गुण क्या है? कुशल योजनाकार, कुशल प्रशासन, कुशल आयोजक, आधिकारिक। सभी लोग आंसर दें यहाँ पर। चलिए, प्रधानाचार्य का प्रशासनिक गुण क्या है? आप कहोगे सर कुशल प्रशासन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक प्रधानाचार्य को जो है विद्यालय के संचालन हेतु योजनाबद्ध, संगठित और दक्ष प्रशासनिक योग्यता का होना आवश्यक है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल देखें। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है बताएं। शिक्षक का जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? सब लोग प्रयास करें। चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिए भाई, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना। आपका यहां पर ए ऑप्शन जो दिया है दोस्तों बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल। चरित्र का विकास होता है बताएं। इच्छा शक्ति द्वारा, आचरण और व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपर्युक्त सभी। सभी लोग प्रयास करें। चलिए, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चरित्र का विकास जो है कैसे होता है? यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। आपको सर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चरित्र विकास में दोस्तों इच्छा शक्ति, नैतिकता और व्यवहार सभी को जो है भूमिका होती है। आप कहोगे सर यह जो है एक समग्र प्रक्रिया है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट। सफल शिक्षण का संकेत क्या है बताएं। चलिए, सफल शिक्षण का संकेत क्या है? सभी लोग प्रयास कर सकते हैं। चलिए, परीक्षा में अच्छे अंक, विषय में रुचि, व्यवहार परिवर्तन, प्रश्नों का उत्तर बताएं। यहां पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, सफल शिक्षण का उद्देश्य जो है केवल ज्ञान देना नहीं होता है, बल्कि छात्रों के व्यवहार, सोच और दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाना होता है। जब यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखा जाए तो शिक्षण सफल माना जाता है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। आप कहोगे सर सफल शिक्षण का संकेत होता है व्यवहार में परिवर्तन। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल। बस आप लोग ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुनते हुए चलिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, एक बार और क्लास को कर लीजिएगा 2x पर करके, ठीक है, स्पीड में थोड़ा करके। चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, ये किसका सिद्धांत है बताएं। चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन। सभी लोग प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई, किसका सिद्धांत है, किसके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया? चलिए, यहां पर दोस्तों आपका जो यहां पर बी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, यह सिद्धांत जो है जॉन ड्यूई के द्वारा दिया गया। आपका बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि मानी जाती है रटंत, व्याख्यान, संवाद, यांत्रिक अभ्यास बताएं। सभी लोग प्रयास करें। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि जो है मानी जाती है
चलिए, संवाद आधारित यानी डिस्कशन मेथड, ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संवाद आधारित विधि से जो है छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिससे उनकी सोच, अभिव्यक्ति और समझ बेहतर होती है। आप कहोगे सर यहाँ पर सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो, भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रमुख अंग है, बताएं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रमुख अंग है, सभी लोग प्रयास करें। स्मृति, संवेदनशीलता, व्यवहार, अनुभव। चलिए बताएं भाई। यहां पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका। संवेदनशीलता दूसरों की जो है भावनाओं को समझने और उनके अनुसार व्यवहार करने की क्षमता है, जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मूल आधार है। आपका बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। अगला सवाल, शिक्षक को छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, रटाकर, डराकर, गतिविधियों के माध्यम से, उपेक्षा से, बताएं। सभी लोग आंसर करो भाई। चलिएगा, शिक्षक को छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए गतिविधियों के माध्यम से। आपका जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। साथियों, गतिविधि आधारित शिक्षण में जो है छात्र अनुभव से सीखते हैं, जिससे जो है वे अधिक रुचि और उत्साह से सीखते हैं। आप कहोगे सर सी ऑप्शन जो है सटीक है। अगला सवाल, शिक्षण और अधिगम के संबंध को जोड़ता है, पाठ्यक्रम, उद्देश्य, मूल्यांकन, कक्षा। चलिए, शिक्षण और अधिगम के संबंध को जोड़ता है, बताएं। प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या होगा, बताएं। मूल्यांकन, आपका जो सी ऑप्शन दिया है ये आपका राइट हो जाएगा। मूल्यांकन से यह जाना जा सकता है कि शिक्षण कितना प्रभावी रहा और छात्रों ने कितना अधिगम किया। आपका जो यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है ये दोस्तों बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देख लो, शिक्षण में छात्र की भूमिका होनी चाहिए, निष्क्रिय, केवल श्रोता, सक्रिय, आलोचक, बताएं। शिक्षण में जो है छात्र की भूमिका होनी चाहिए, सभी लोग प्रयास करें, सभी लोग आंसर करें। शिक्षण में जो है छात्र की भूमिका होनी चाहिए। आप कहोगे सर सक्रिय भूमिका होनी चाहिए, सी ऑप्शन राइट है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तभी प्रभावी होती है जब छात्र जो है सक्रिय रूप से भाग ले और स्वयं खोजे, सोचे, समझे। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखते हैं भाई, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है, मूल्यांकन, अधिगम, शिक्षण, अनुशासन, बताएं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। साथियों, लास्ट में अपना नाम, स्कोर जरूर बताइएगा और पूरे धैर्य के साथ इस क्लास में पूरे एनर्जी के साथ बने रहिएगा। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। आपका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मूल्यांकन से यह निर्धारित किया जाता है कि अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति ही नहीं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, शिक्षा मनोविज्ञान में व्यवहार को मापा जाता है, परीक्षा फल से, क्रियाकलापों से, आईक्यू से, रुचि से, बताएं। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यवहार को कैसे मापा जाता है। चलिए, आप कहोगे सर क्रियाकलापों से। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट है। किसी छात्र का व्यवहार उसकी गतिविधियों से स्पष्ट होता है। शिक्षा मनोविज्ञान इन्हीं गतिविधियों का विश्लेषण करता है, बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखो, फीडबैक से तात्पर्य क्या है, बताएं। चलिए, फीडबैक से क्या तात्पर्य है। शिक्षक का मूल्यांकन, पुनः अध्यापन, प्रतिक्रिया, परीक्षा परिणाम। चलिए बताएं, सभी लोग प्रयास करें। जैसे दोस्तों मान लीजिए आप एक आगे चल के शिक्षक या शिक्षिका बनेंगे। अगर आप लोग जो है क्लास में जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो फीडबैक का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपने कोई टॉपिक बच्चों को समझाया अच्छे तरीके से, फिर उनसे जो है आप लोग पूछिए क्या आपको चीज़ें क्लियर हुई, क्या चीज़ें आपको समझ में आई, तो इसी को कहते हैं फीडबैक। ठीक है, बच्चों से फीडबैक लेना। तो आप कहोगे सर प्रतिक्रिया, फीडबैक कह सकते हो या प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, शिक्षक को जो है छात्रों से मिलने वाली प्रतिक्रिया फीडबैक कहलाती है, जिससे जो है शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट अगर कहते हैं कि सर नहीं हमको अच्छे से समझ में नहीं आया, तो आप क्या करोगे, दूसरी विधि अपनाओगे, अच्छे से समझाने की कोशिश करोगे, कोई दूसरा मेथड अपनाओगे। ठीक है, अगला सवाल देखो, इसलिए फीडबैक जो है आवश्यक होता है। अगला सवाल देख लो,
छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है दंड से, प्रतियोगिता से, प्रशंसा से, परीक्षा से। बताएं, छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। चलिए सब लोग आंसर करें। यहां पर देखिएगा दोस्तों, दंड से नहीं, प्रतियोगिता से भी नहीं, परीक्षा से भी नहीं, प्रशंसा से। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब शिक्षक जो है छात्रों की प्रशंसा करता है तो वे प्रोत्साहित होते हैं और आत्मविश्वास विकसित होता है उनके अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, थार्नडाइक का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है? बताएं, सभी लोग प्रयास करें। थार्नडाइक का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें और लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए भाई। कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लगता है उसमें। चलिए, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं आप लोग, हेल्प मिलेगी आपको। थार्नडाइक का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है? आप कहोगे सर अधिगम का नियम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, शिक्षा में स्मार्ट लक्ष्य का यहाँ पर पूछता है यम का अर्थ क्या है? मोटिवेशनल, मिजरेबल, मीनिंगफुल, मोरल। बताएं, यम का अर्थ क्या है? सभी लोग प्रयास करें। सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यम का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है मिजरेबल, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिजरेबल कह सकते हो या मापन कह सकते हो, आपने सुना होगा, मापनीय कह सकते हो, मापन कह सकते हो। अगला सवाल देखो, टैबुला रासा का सिद्धांत किसने दिया? बताएं, सभी लोग प्रयास करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं, टैबुला रासा का सिद्धांत जो है जॉन लॉक के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट। अगला सवाल देखो, कंस्ट्रक्टिविज्म की संकल्पना किसने दी? बताएं, सभी लोग प्रयास करें। चलिए सभी लोग प्रयास करें। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी जिसे रचनावाद बोलते हैं हिंदी में, प्रयास करो। इस सिद्धांत को जो है किसके द्वारा दिया गया? इस संकल्पना को आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, जब छात्र गलती करे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है भाई, बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए, क्योंकि गलती भी एक हिस्सा है अधिगम का। सुधार का अवसर देना चाहिए और उसे कक्षा से निकाल देना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग बता सकते हो? चलो भाई, बहुत होशियार हो आप लोग, आंसर दो यहाँ पर। चलिए, जब छात्र गलती करे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लीजिए आप आगे चल के टीचर बनते हैं और कोई छात्र गलतियाँ करता है, कोई बच्चे गलती करते हैं क्लास में, आप क्या करोगे? उन्हें डांटोगे? ये बिल्कुल सही नहीं है, डांटना नहीं चाहिए। यहाँ पर आपका दिया है सुधार का अवसर देना चाहिए, चलो इसको हम छोड़ते हैं। उसे कक्षा से निकाल देना चाहिए, ये भी गलत बात है भाई। कक्षा से क्यों निकालोगे आप? अनदेखा करना चाहिए, ये भी आपका गलत है। आप कहोगे सर सुधार का अवसर देना चाहिए, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है सकारात्मक दृष्टिकोण होगा, सुधार का अवसर देना चाहिए। अगला सवाल, अध्यापन की सफलता निर्भर करती है, बताएं, विषय पर अधिकार, कक्षा अनुशासन, शिक्षण विधि, उपयुक्त सभी। अध्यापन की सफलता निर्भर करती है, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। अध्यापन की सफलता निर्भर करती है कक्षा अनुशासन, शिक्षण विधि, विषय पर अधिकार, बताएं। आप कहोगे सर यहाँ पर उपयुक्त सभी जो ऑप्शन दिया है, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी आप चीज़ों को तभी पढ़ा सकते हो, बच्चों को तभी पढ़ा सकते हो अच्छे से जब आपका जो है विषय में ज्ञान होना चाहिए, कक्षा में जब आप अनुशासन मेंटेन करते हो और शिक्षण विधि आपको पता हो, शिक्षण की टेक्निक पता हो, यानी बच्चों को किस तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी, छात्रों को व छात्राओं को कैसे किस तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। आप कहोगे सर यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर है। ये तीनों चीज़ें जो हैं आवश्यक होती हैं। ठीक है, अगला सवाल, शिक्षण में ब्लैक बोर्ड किसका उदाहरण है? चलिए सभी लोग प्रयास करें। ब्लैक बोर्ड जो है किसका उदाहरण है? सभी लोग प्रयास करें। चलिए सभी को पता होगा भाई। चलो भाई, यहां पर आप कहोगे सर दृश्य, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड साथियों दृश्य साधन है जिसे देखकर छात्र समझते हैं,
इसमें कोई ध्वनि नहीं होती है। आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी ब्लैक बोर्ड में आप सभी को पता है किस तरीके से चीज़ें समझाई जाती हैं। आप फिगर बना के चीज़ों को समझा सकते हो किसी भी तरीके से। ठीक है, अगला सवाल, टीचिंग इज ए स्किल, यह कथन किसका है बताएं। सभी लोग प्रयास करें, सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी शिक्षण जो है एक कला है, टीचिंग इज ए स्किल, यह कथन जो है किसका है, यह किसके द्वारा कहा गया। चलिए, कि शिक्षण जो है एक कला है, कार्टर वी गुड के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्टर वी गुड के अनुसार जो है शिक्षण एक कला नहीं है, एक कौशल है जिसे प्रशिक्षण द्वारा विकसित किया जा सकता है। आपका डी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखें, अधिगम की प्रक्रिया में प्रमुख कारक हैं बताएं। सभी लोग प्रयास करें, अधिगम की प्रक्रिया में प्रमुख कारक हैं। अभ्यास, प्रेरणा, अनुशासन, समय। भाई देखिए, इस क्लास को करने के लिए आपके पास धैर्य की आवश्यकता होती है। पूरे पेशेंस के साथ आप लोग बने रहिएगा, और जो भी चीज़ें साथियों आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, सिलेबस देखिए उठाकर, तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यदि आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो, आपका जो है कोई भी समस्या नहीं होगा, क्वेश्चन 100% आपका सॉल्व होगा। चलिए, अधिगम की प्रक्रिया में प्रमुख कारक हैं बताएं। प्रेरणा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, प्रेरणा छात्रों को अधिगम में संलग्न करती है, बिना प्रेरणा के अधिगम की प्रक्रिया निष्क्रिय हो जाती है। आपका बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है बताएं। शिक्षा जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है। चलिए, एकांगी, द्विमुखी, बहुआयामी, निष्क्रिय। चलिए सभी लोग प्रयास करें, शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है। यहां पर दोस्तों आप कहोगे सर बहुआयामी। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिक्षा केवल साथियों ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सामाजिक, नैतिक, मानसिक, व्यवहारिक विकास की प्रक्रिया है। आप कहोगे सर बहुआयामी। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देख लीजिए, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है बताएं। चलिए, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है बताएं। छात्रों को पास करना, ज्ञान मापना, शिक्षक को आंकना, कक्षा नियंत्रित करना बताएं। चलो भाई आंसर करो सब लोग, सभी का आंसर आना चाहिए। आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन से साथियों छात्र की, आप कह सकते हो मूल्यांकन से छात्र की ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण की स्तर का आकलन किया जा सकता है। यानी आप जो है ज्ञान माप सकते हो मूल्यांकन करके। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट। अगला सवाल देख लो, एक प्रभावशाली शिक्षक की पहचान क्या है बताएं। एक प्रभावशाली शिक्षक की पहचान क्या है। अच्छा वक्ता होना, अनुशासन प्रिय होना, प्रेरणादायक होना, कठोर होना। चलिए सभी लोग प्रयास करें। चलिए, एक प्रभावशाली शिक्षक की पहचान है बताएं। आप कहोगे सर प्रेरणादायक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रेरणादायक जो है शिक्षक छात्रों की, यानी आप कह सकते हो प्रेरणादायक शिक्षक छात्रों को सीखने के लिए उत्साहित करता है और उनके जीवन को सकारात्मक दिशा देता है। जब छात्र ही दोस्तों सकारात्मक नहीं रहेगा, नकारात्मक रहेगा, यानी हमेशा नेगेटिव बात करेगा, तब आपको जो है, यानी जो शिक्षक रहेगा अगर वो नेगेटिव बात कर रहा है, वो जो है नकारात्मक बोल रहा है, तब बच्चे उससे क्या सीखेंगे आप खुद सोच सकते हो। इसलिए जो है आपका, आप कहोगे सर शिक्षक जो है प्रेरणादायक होना चाहिए। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, अधिगम के लिए सबसे आवश्यक क्या है बताएं। अधिगम के लिए सबसे आवश्यक क्या है। ध्यान, विषय, विद्यालय, शिक्षक। चलिए, यहां पर आप कहोगे सर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान। अधिगम के लिए सबसे आवश्यक क्या है, ध्यान। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान की सहायता से छात्र विषय वस्तु पर केंद्रित रहते हैं, जिससे अधिगम प्रभावी होता है। अगला सवाल देख लो, शिक्षक का सामाजिक दायित्व होता है बताएं। शिक्षक का जो है सामाजिक दायित्व क्या होता है। पढ़ाना, समाज में बदलाव लाना, विद्यालय चलाना, परीक्षा कराना बताएं। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका, समाज में बदलाव लाना। ठीक है, शिक्षक समाज निर्माता होता है,
उसके प्रयासों से एक अच्छा नागरिक और स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है दोस्तों बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी टीचिंग एप्टीट्यूड की, आप लोग अपना रिव्यू ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक की संख्या एक बार बढ़ा दें। आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी, लाइक की संख्या देखने से ही समझ में आ जाता है कि हाँ चीज़ें आपको कितना बेहतर क्लियर हो रहा है। तो चलिए भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। साथियों, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे दोस्तों हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करते हैं और इसी तरीके से करते रहेंगे। आप लोग मेहनत करते रहिए और खूब क्वेश्चन को सॉल्व करिए। रीजनिंग को बिल्कुल मिस मत करना, करते रहना, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना। डेली कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट लगाते रहो आप लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें, सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सकारात्मक सोच के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास होती है और आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की ये क्लास जो है मैराथन क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड की। यहाँ पर 100 एमसीक्यू को कवर किए गए हैं और ये सभी प्रश्न जो दोस्तों सेलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट करने का प्रयास किया है। हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलिएगा और अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, उस सवाल का भी आंसर करिएगा। साथियों, इस सेशन की करने के लिए आपको जो है धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि आप लोग धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ बने रहेंगे, तभी आपको इस क्लास से हेल्प मिलेगी। आइए शुरुआत करते हैं और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, सब लोग आंसर करें। अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत कौन सा है जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को प्राथमिकता देता है? व्यवहारवाद का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक निर्माणवाद का सिद्धांत, प्रेरणा सिद्धांत। सभी लोग प्रयास करें। सवाल नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत कौन सा है जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को प्राथमिकता देता है? जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, याद रखिएगा, सामाजिक निर्माणवाद के अनुसार जो है अधिगम सामाजिक बातचीत, संस्कृति और सहयोग के माध्यम से होता है। वाइगोत्स्की इसके प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर अगला देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी किस शिक्षाविद का सिद्धांत है? बताएं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी किस शिक्षाविद का सिद्धांत है? बताइएगा, सभी लोग आंसर करें। साथियों, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत जो है वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निर्देशनात्मक यानी यहाँ पर कहता है आपसे डायरेक्टिव टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, निर्देशनात्मक शिक्षण या डायरेक्टिव टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्र को स्वतंत्र निर्णय लेने देना, शिक्षक द्वारा नियंत्रित अधिगम प्रक्रिया। ऑप्शन सी दिया है छात्रों को स्वतंत्र अनुसंधान के लिए प्रेरित करना, छात्रों को पढ़ाई से विमुख करना। बताएं, डायरेक्टिव टीचिंग का उद्देश्य क्या है? सभी लोग आंसर दें। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। डायरेक्टिव टीचिंग का उद्देश्य होता है साथियों शिक्षक द्वारा नियंत्रित अधिगम प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, इसमें होता क्या है याद रखिएगा, निर्देशनात्मक शिक्षण प्रक्रिया में होता क्या है याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें साथियों शिक्षक जो है दिशा और नियंत्रण प्रदान करता है ताकि अधिगम व्यवस्थित हो सके। आपका बी ऑप्शन राइट। अच्छा, अधिगम का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। अधिगम का मतलब दोस्तों होता है लर्निंग या जिसे आप कहते हो सीखना। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई। सवाल नंबर 4 कहता है रचनावाद के अनुसार सीखना होता है निष्क्रियता द्वारा, सक्रिय भागीदारी और पूर्व अनुभवों के निर्माण द्वारा। ऑप्शन सी दिया है केवल कक्षा व्याख्यान द्वारा,
अनुशासनात्मक दबाव द्वारा। बताएं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करें सब लोग। चलिए भाई, रचनावाद के अनुसार सीखना होता है। बताएं आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका जो बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, रचनावाद के अनुसार सीखना जो है सक्रिय भागीदारी और पूर्व अनुभवों के निर्माण द्वारा होता है। आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, अधिगम के नकारात्मक स्थानांतरण का तात्पर्य क्या है, बताइए। चलिए, निगेटिव ट्रांसफर का तात्पर्य क्या है, पिछले अधिगम से नए अधिगम में बाधा आना, नए अधिगम का पूर्व ज्ञान पर निर्भर होना, दोनों का समान विकास, किसी प्रकार का स्थानांतरण न होना। सब लोग आंसर करें सवाल नंबर 5 का। चलिएगा, अधिगम में नकारात्मक स्थानांतरण का तात्पर्य क्या है, बताएं। चलिए, आप कहोगे सर यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल राइट है। अधिगम में नकारात्मक स्थानांतरण का तात्पर्य होता है पिछले अधिगम से नए अधिगम में बाधा आना। आपका ए ऑप्शन जो है साथियों ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों याद रखें, पूर्व ज्ञान नए अधिगम को प्रभावित कर बाधा बनाता है, या कह सकते हो बनता है। ठीक है, पूर्व ज्ञान जो होता है, पूर्व ज्ञान नए अधिगम को प्रभावित कर बाधा बनता है, इसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिएगा, किसी विशेष विषय वस्तु को छात्रों के स्तर के अनुसार विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए, आंसर करिएगा। किसी विशेष विषय वस्तु को छात्रों के स्तर के अनुसार विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मूल्यांकन, स्कैफोल्डिंग, प्रेरणा, समीक्षा। सब लोग आंसर करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, किसी विशेष विषय वस्तु को छात्रों के स्तर के अनुसार विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये होता क्या है, यह जो है शिक्षार्थियों को कठिन कार्यों को सीखने में मदद करने की रणनीति है। आपका बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो भाई। अच्छा, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दे जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं। लाइक करने से दोस्तों आपका कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो इसलिए जो है लाइक की संख्या आप लोग बढ़ा दो। जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपके लिए बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को लाइक करें ज़रूर, और यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे दोस्तों हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 7, डिस्कवरी लर्निंग का प्रवर्तक कौन है, बताइए। महत्वपूर्ण सवाल है, आंसर कर सकते हो। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। डिस्कवरी लर्निंग का प्रवर्तक किसे माना जाता है, बताएं। चलिएगा, यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखें, ब्रूनर ने खोज आधारित अधिगम को बढ़ावा दिया जिससे छात्र स्वयं उत्तर खोजते हैं। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे डिस्कवरी लर्निंग का प्रवर्तक किसे माना जाता है, आपका होगी सर ब्रूनर को, ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो, शिक्षण योजना यानी लेसन प्लान तैयार करते समय सबसे पहला विचार होना चाहिए छात्रों के पिछले ज्ञान का आकलन करना, शिक्षकों के अनुभव, विद्यालय का समय, प्रधानाचार्य की राय। बताइएगा, शिक्षण योजना तैयार करते समय पहला विचार क्या होना चाहिए एक शिक्षक के अंदर, बताइएगा। सभी लोग प्रयास करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करें सभी लोग। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखें, छात्रों के पिछले ज्ञान का आकलन, ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि नई जानकारी छात्र के स्तर के अनुसार हो। आपका ए ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, शिक्षा में ब्लूम का वर्गीकरण यानी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किस पर केंद्रित है, सामाजिक व्यवहार पर, संज्ञानात्मक कौशलों के विकास पर, आर्थिक विकास पर, खेल कूद गतिविधियों पर। बताएं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किस पर केंद्रित है। सब लोग आंसर करें, यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। सभी लोग आंसर करें, इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्लूम का वर्गीकरण या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किस पर केंद्रित होता है, बताएं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, संज्ञानात्मक कौशलों के विकास पर। ठीक है, ब्लूम का वर्गीकरण जो है संज्ञानात्मक कौशलों के विकास पर निर्भर करता है। आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखिएगा,
फॉर्मेटिव मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताएं। चलिएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, आंसर कर सकते हो। चलिए, छात्रों को अंक देना, अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों को सुधार हेतु प्रतिक्रिया देना, फाइनल परीक्षा लेना, छात्रों को प्रमोट करना। बताएं फॉर्मेटिव मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। आप कहोगे सर जो बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों को सुधार हेतु प्रतिक्रिया देना। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। आइए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 11 देखते हैं। चलिए भाई, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर 11 कहता है, यदि कोई छात्र केवल रट्टा लगाकर परीक्षा में सफल होता है तो यह किस प्रकार की अधिगम प्रवृत्ति को दर्शाता है। बताएं। सवाल नंबर 11 का आंसर करें सभी लोग। चलिएगा, यदि कोई छात्र केवल रट्टा लगाकर परीक्षा में सफल होता है तो यह किस प्रकार की अधिगम प्रवृत्ति को दर्शाता है। बताएं। चलिएगा, गहन अधिगम, सतही अधिगम, रचनात्मक अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। सब लोग प्रयास करें। यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, सतही अधिगम में जो है छात्र गहराई से नहीं समझता, केवल रट्टा मारता है, केवल याद करता है, तो आपका बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो भाई, एक्शन रिसर्च यानी क्रिया अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए। एक्शन रिसर्च या आप कह सकते हो क्रिया अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। चलिए, सभी लोग प्रयास करिएगा। आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का, इंपॉर्टेंट है। एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य होता है तत्काल समस्या का समाधान खोजना। आपका बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, शिक्षक कक्षा की समस्याओं के तत्काल समाधान हेतु यह अनुसंधान करते हैं। ठीक है, और इसी को दोस्तों आप कह सकते हो एक्शन रिसर्च कहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तत्काल समस्या का समाधान खोजना। अगला सवाल देखें। शिक्षा में यहां पर कहता है मेटा कॉग्निशन का अर्थ क्या है। बताएं। शिक्षा में जो है मेटा कॉग्निशन का अर्थ क्या होता है, आंसर कर सकते हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें। शिक्षा में जो है मेटा कॉग्निशन का अर्थ क्या होता है, बताएं। आपका राइट आंसर हो जाएगा सीखने के तरीके पर सोच और नियंत्रण करना। आपका बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखिए भाई, सवाल नंबर अगला कहता है कक्षा में उच्चतर क्रम सोच यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तथ्यात्मक प्रश्न पूछना चाहिए, विश्लेषणात्मक और अनुप्रयोग आधारित प्रश्न पूछना चाहिए, केवल सरल परिभाषाएं रटवाना चाहिए, कठिन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बताइए, कक्षा में उच्चतर क्रम सोच यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए साथियों, हायर ऑर्डर थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को जो है विश्लेषणात्मक और अनुप्रयोग आधारित प्रश्न पूछना चाहिए। आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, अंत में जो है अपना नाम और स्कोर आप लोग आज जरूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है, और ये क्लास जो है अपने सभी दोस्तों के पास आप लोग शेयर कर दो। जब छात्र अपने अधिगम का स्वयं मूल्यांकन करते हैं तो इसे क्या कहते हैं। बताइए। जब छात्र जो है अपने अधिगम का मतलब आप समझ रहे हो ना, ध्यान रखिएगा। अधिगम का मतलब दोस्तों सीखना या लर्निंग होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, की पॉइंट है। चलिए सभी लोग बताएं, जब छात्र अपने अधिगम का स्वयं मूल्यांकन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। प्रयास करें। बाह्य मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन यानी सेल्फ असेसमेंट, सहपाठी मूल्यांकन, संकलित मूल्यांकन। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। सभी लोग आंसर छाप दो कमेंट बॉक्स में। चलिए, और भाई क्लास में आप लोग बातें कम किया करिएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट की शिकायत आती है, सर जो रिकॉर्डेड क्लास आप प्रोवाइड करते हो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट बात करते हैं। देखिए, बात मत करिए, एग्ज़ाम डेट जो है नज़दीक आ रही है, मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। हमारा भी प्रयास आपके यहाँ पर जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए। आपके ऊपर निर्भर करता है, आप लोग भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करिए, अपना 100% ज़रूर दीजिए। समय कम है, सोना जो है आप लोग कम कर दीजिए दोपहर में, ठीक है।
जब छात्र अपने अधिगम का स्वयं मूल्यांकन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? स्वमूल्यांकन यानी सेल्फ असेसमेंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो भाई, अधिगम सिद्धांतों में जो है क्लासिकल कंडीशनिंग किसने प्रतिपादित किया? बताइएगा, सभी लोग प्रयास करें। स्किनर, पावलाव, थॉर्नडाइक, ब्रूनर। अधिगम सिद्धांतों में यानी सीखने के सिद्धांतों में क्लासिकल कंडीशनिंग किसने प्रतिपादित किया? प्रयास करें आंसर देने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं, बताएं। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने प्रतिपादित किया? पावलाव ने। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है, सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है, शिक्षा में ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक का उद्देश्य क्या है? रचनात्मक विचार उत्पन्न करना, छात्रों को थकाना, प्रतियोगिता बढ़ाना, अनुशासनात्मक गतिविधियां करना। बताएं, शिक्षा में ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक का उद्देश्य क्या होता है? बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है, रचनात्मक विचार उत्पन्न करना। ठीक है, शिक्षा में ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक का उद्देश्य होता है रचनात्मक विचार उत्पन्न करना। ए ऑप्शन आपका दोस्तों यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा मूल्यांकन छात्रों के वास्तविक जीवन स्थितियों में ज्ञान के अनुप्रयोग पर बल देता है? पारंपरिक मूल्यांकन, वैकल्पिक मूल्यांकन, केवल लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा। बताएं राइट आंसर क्या है, सभी लोग आंसर करें। चलिए प्रयास करें। कौन सा मूल्यांकन छात्रों के वास्तविक जीवन स्थितियों में ज्ञान के अनुप्रयोग पर बल देता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जो भी साथी बी को सिलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, वैकल्पिक मूल्यांकन यानी अल्टरनेटिव असेसमेंट। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह साथियों दोस्तों है, आप समझ सकते हो, यह जो है जीवन में व्यवहारिक दक्षताओं को मापता है, न कि केवल रटंत ज्ञान को मापना। ठीक है, इसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि रटंत ज्ञान को मापे, इसका उद्देश्य होता है व्यवहारिक दक्षताओं को मापना। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखिएगा, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को सबसे पहले क्या समझना चाहिए? बताएं, प्रभावी शिक्षण के लिए जो है यानी प्रभावी यानी इफेक्टिव टीचिंग के लिए जो है शिक्षक को सबसे पहले क्या समझना चाहिए? छात्रों की सीखने की शैलियां और आवश्यकताएं, परीक्षा का पैटर्न, विद्यालय का नियम, पाठ्यपुस्तक की लंबाई। बताएं। चलिए, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को सबसे पहले क्या समझना चाहिए? चलिए, पाठ्यपुस्तक की लंबाई, ये तो गलत बात है भाई, पाठ्यपुस्तक की लंबाई थोड़ी ना कोई चेक करेगा। विद्यालय का नियम, ये भी नहीं हो सकता है, सटीक आंसर तो नहीं है। परीक्षा का पैटर्न, ये भी नहीं है। छात्रों की सीखने की शैलियां और आवश्यकताएं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण के लिए दोस्तों यानी इफेक्टिव टीचिंग के लिए शिक्षक को सबसे पहले जो है छात्रों की सीखने की शैलियां और आवश्यकताओं को समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग यानी पीबीएल में छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे उत्तर रटें, समस्या का समाधान स्वयं खोजें, केवल व्याख्यान सुने, नोट से याद करें। बताएं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग यानी पीबीएल में छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आंसर छापो सब लोग। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। समस्या का समाधान जो है स्वयं खोजें यानी पीबीएल में छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे जो है समस्या का समाधान स्वयं सर्च करें, खुद से सर्च करें, खुद से खोजें। बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो भाई, ये क्लास दोस्तों आपको कैसी लगती है एक बार कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू लास्ट में ज़रूर बताइएगा। शिक्षण में ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बताइए, सब लोग आंसर करें। चलिए, शिक्षण में जो है ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग किस लिए किया जाता है? समय बचाने के लिए, शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, परीक्षा आसान बनाने के लिए। चलो भाई छाप दो सब लोग आंसर, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, शिक्षण में ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बताएं, प्रयास करें। शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, एक अच्छे शिक्षक के लिए सबसे ज़रूरी गुण कौन सा है? बताइए, एक अच्छे शिक्षक के लिए सबसे ज़रूरी गुण कौन सा है? सब लोग प्रयास करें। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कठोरता, सहानुभूति और धैर्य, डराना, तेज आवाज़ में बोलना। एक अच्छे शिक्षक के लिए सबसे ज़रूरी गुण कौन सा होता है? बताएं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, सहानुभूति और धैर्य। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, ज़्यादातर होता क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में, इसमें जो आपका पॉजिटिव कह सकते हो, जो सकारात्मक ऑप्शन होता है, जो सकारात्मक विकल्प होता है, वही आपका ज़्यादातर सही होता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को देखिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कम से कम 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़ लीजिए, ठीक है, तब आप सॉल्व करेंगे, तब आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अगर ये क्लास आपको एक बार में नहीं समझ में आ रही है, 2 से 3 बार इस क्लास को देख लीजिएगा। 100 क्वेश्चन कवर किया गया है, आसानी से आप लोग 2x पर लगाकर स्पीड में बढ़ाकर देख लीजिएगा। सवाल नंबर अगला देखिए, यदि कोई छात्र लगातार प्रश्न पूछता है तो वह शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताएं। यदि कोई छात्र जो है लगातार प्रश्न पूछ रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए। मान लीजिए आप शिक्षक बन गए हैं और आपसे जो है क्लास में स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, तो आप क्या करोगे? बताओ। उसे डांटना चाहिए? क्या आप उसे डांटोगे? ये तो भाई नेगेटिव है, नहीं होगा, बिल्कुल गलत बात है भाई, डांटेंगे थोड़ी ना आप। और अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा क्या कहता है, जिसकी जिज्ञासा, यहाँ पर कहता है उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए और उसे अनदेखा करना चाहिए, उसे कक्षा से बाहर भेज देना चाहिए। अब बताइए, इसमें पॉजिटिव ऑप्शन आपका कौन सा है, यानी सकारात्मक ऑप्शन आपका कौन सा है? आप कहोगे सर जो बी ऑप्शन दिया है, उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देख लो। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है, जब एक शिक्षक विभिन्न छात्रों की विभिन्न क्षमताओं का अध्ययन करता है तो वह किस प्रकार का शिक्षण कर रहा है? बताइए। सब लोग आंसर कर दो फटाफट। चलिए, लाइक की संख्या बढ़ाते चलो भाई आप लोग, ठीक है। आपके लिए यार इतना बेहतर चीज़ें जो है प्रोवाइड की जा रही है, इतने बेहतर कंटेंट दिए जा रहे हैं, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर लाइक करें। फैन कूलर सब कुछ ऑफ करके जो है इतनी गर्मी में आपको सारी चीज़ें दी जा रही हैं, तो आप लोग भाई सेशन को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, आप कह सकते हो विविधीकृत शिक्षण, यानी जब एक शिक्षक विभिन्न छात्रों की विभिन्न क्षमताओं का ध्यान रखता है तो वह किस प्रकार का शिक्षण कर रहा है? विविधीकृत शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल देखो भाई, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या हो सकता है? सीधे उत्तर देना, समस्याओं पर चर्चा कराना, ऑप्शन सी दिया केवल व्याख्यान देना, रट्टा लगवाना। बताइए, सब लोग प्रयास करें, बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या होता है? बताएं। चलिए, समस्याओं पर चर्चा कराना, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, यदि कक्षा में किसी छात्र का व्यवहार अनुचित हो तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? बताइए। यदि कक्षा में जो है किसी छात्र का व्यवहार अनुचित हो तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सब लोग आंसर करें, प्रयास करें आंसर देने के लिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, यदि कक्षा में किसी छात्र का व्यवहार अनुचित हो तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। गलत बात है भाई, शांतिपूर्वक कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ये आपका राइट है। अगर कोई स्टूडेंट है, उसका व्यवहार जो है क्लास में कक्षा में अनुचित है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शांतिपूर्वक, यहाँ पर कह सकते हो शांतिपूर्वक कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, यानी वो जो है इस तरीके से जो है अनुचित व्यवहार क्यों कर रहा है, उसको जो है समझने की कोशिश करनी चाहिए एक छात्र को। ठीक है, आपका बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देख लो भाई, अधिगम सैद्धांतिक रूप से किससे संबंधित है? बताइए। चलिए, अधिगम यानी लर्निंग जो है, यानी सीखना, सैद्धांतिक रूप से किससे संबंधित है? व्यवहार परिवर्तन से, केवल सूचना स्मरण से, लिखित परीक्षा से, और यहाँ पर दिया है
ऑप्शन यहाँ पर डी दिया है, मौखिक अभ्यास से। बताएं आपका राइट आंसर क्या होगा, आंसर करें। चलिए, अधिगम सैद्धांतिक रूप से किससे संबंधित होता है, बताएं। व्यवहार परिवर्तन से। आपका दोस्तों ए ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सही अधिगम में व्यक्ति का व्यवहार या प्रतिक्रिया बदलती है। आपका ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो भाई, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना किस श्रेणी में आता है? संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, बौद्धिक विकास। बताएं बच्चों को नैतिक शिक्षा देना किस श्रेणी में आता है? चलो आंसर करो, सभी लोग प्रयास करें। चलिए, ये दोस्तों आपका जो है ये आपका संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है। क्या बच्चों को नैतिक शिक्षा देना किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? संवेगात्मक विकास के अंतर्गत। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखो, शिक्षण में फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है ध्यान दीजिएगा, शिक्षण में फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शिक्षण में फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? याद रखें, छात्रों की प्रगति की निगरानी करना। ठीक है, यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों की प्रगति की निगरानी करना। बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, यह छात्रों के अधिगम को समय समय पर जांचने और सुधारने का उपाय होता है। ठीक है, अगला सवाल, इसलिए भाई निगरानी आवश्यक हो जाता है। अगला सवाल देख लो, कौन सा वाक्य शिक्षण के बारे में सही है? बताइए, शिक्षण के बारे में कौन सा वाक्य जो है सही है? केवल शिक्षक का बोलना शिक्षण है, शिक्षण एक संवाद प्रक्रिया है, शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित है, शिक्षण में सजा अनिवार्य है। चलिए बताएं, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, आंसर कर सकते हो। शिक्षण के बारे में सही वाक्य बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करें। चलिए, शिक्षण दोस्तों एक संवाद प्रक्रिया है। आपका जो बी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिखाने और सीखने का आदान प्रदान संवाद से होता है। ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल सटीक है। शिक्षण जो है यानी टीचिंग जो है एक संवाद प्रक्रिया होती है। बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो, एक शिक्षक विद्यार्थियों से अधिक प्रश्न करवाता है, यह किस प्रकार का शिक्षण है? निष्क्रिय, सक्रिय, पारंपरिक, औपचारिक। बताएं। चलिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों से अधिक प्रश्न करवाता है, यह किस प्रकार का शिक्षण है? बताएं। चलिए, यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन दिया है सक्रिय शिक्षण, ये आपका दोस्तों बिल्कुल राइट है। एक शिक्षक विद्यार्थियों से अधिक प्रश्न करवाता है, यह किस प्रकार का शिक्षण है? यह जो है सक्रिय शिक्षण कहलाता है। बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो, यदि विद्यार्थी कक्षा में नीरसता महसूस कर रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पाठ्य वस्तु में रुचिकर उदाहरण जोड़ना चाहिए, छात्रों को अधिक गृहकार्य देना चाहिए, पढ़ाना बंद कर देना चाहिए, छात्रों को डांटना चाहिए। बताइए, यदि विद्यार्थी कक्षा में जो है निरस्ता महसूस कर रहे हों, चलिए तो बताइएगा, यानी अगर छात्र जो है कक्षा में बोरिंग महसूस कर रहे हो, निरस्ता महसूस कर रहे हो, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताओ, आंसर करो, सभी लोग प्रयास करो। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। क्वेश्चन को ध्यान से देखें और पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। वैसे तो बेसिक क्वेश्चन आंसर कर सकते हो आप लोग, बहुत होशियार हो भाई। चलिए, यदि विद्यार्थी कक्षा में निरस्ता महसूस कर रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप कहोगे सर पाठ्य वस्तु में रुचिकर उदाहरण जोड़ देना चाहिए, यानी कोई छात्र अगर नहीं समझ रहा है उसे जो है एग्जाम्पल को देकर यानी उदाहरण को देकर उसके द्वारा जो है समझाना चाहिए। आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, निम्न में से कौन सा शिक्षक का सहायक गुण है? बताइए, शिक्षक का जो है सहायक गुण कौन सा है बताओ। चलिए प्रयास करें। यहां पर जो साथियों आपका बी ऑप्शन दिया है सहिष्णुता, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षक का सहायक गुण है? सहिष्णुता। अच्छा, सहिष्णुता का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सहन करना। क्या?
सहन करना इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देख लो, सीखने का सिद्धांत लर्निंग थ्योरी मुख्यतः क्या बताता है? अध्ययन की कठिनाइयाँ, पढ़ाई के तरीके, अध्ययन और व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया। ऑप्शन डी दिया है परीक्षा की तैयारी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीखने का सिद्धांत लर्निंग थ्योरी मुख्यतः क्या बताता है? चलिए आंसर करें। सीखने का सिद्धांत जो है मुख्यतः क्या बताता है? अध्ययन और व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया को बताता है। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल है सहयोगात्मक अधिगम यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग से क्या लाभ होता है? बताएं। चलिए सहयोगात्मक अधिगम से क्या लाभ होता है? सब लोग प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। सहयोगात्मक अधिगम से जो है क्या लाभ होता है? बताइए। सामाजिक और टीम भावना विकसित होती है। याद रखें बी ऑप्शन जो है ये आपका दोस्तों बिल्कुल सटीक आंसर है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा वाक्य जो है कक्षा प्रबंधन के बारे में सही है? बताइए कक्षा प्रबंधन के बारे में जो है कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है? केवल दंड देने से कक्षा प्रबंधित होती है, गलत बात है भाई। रुचिकर और सक्रिय शिक्षण से कक्षा प्रबंधित होती है। छात्रों को अनदेखा करना चाहिए, केवल परीक्षा लेना चाहिए। बताइए। चलिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन से आप लोग यहाँ पर दे सकते हो ध्यानपूर्वक पढ़ के। कौन सा वाक्य जो है कक्षा प्रबंधन के बारे में सही है? आप कहोगे सर बी ऑप्शन सही है, रुचिकर और सक्रिय शिक्षण से कक्षा प्रबंधित जो है होती है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, कक्षा में विभिन्न आयु और क्षमता के बच्चों के साथ शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताएं। आंसर कर सकते हो। कक्षा में जो है विभिन्न आयु और क्षमता के बच्चों के साथ शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी को एक जैसा कार्य देना चाहिए, प्रत्येक की क्षमता के अनुसार कार्य देना चाहिए, केवल तेज छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, कमजोर छात्रों को छोड़ देना चाहिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा? बताओ, आंसर करो। चलिए ऑप्शन आप देखोगे तब आप लोग अच्छे से आंसर कर सकते हो। चलिए प्रयास करें। कक्षा में विभिन्न आयु और क्षमता के बच्चों के साथ शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप कहोगे सर प्रत्येक की क्षमता के अनुसार कार्य देना चाहिए। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिया है सभी को एक जैसा कार्य देना चाहिए, ये तो गलत बात है भाई। प्रत्येक की क्षमता के अनुसार कार्य देना चाहिए, ये आपका सही है। केवल तेज छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, तो बिल्कुल आपका गलत बात है, नेगेटिव चीज़ है, तो आप कहोगे सर गलत है। कमजोर छात्रों को छोड़ देना चाहिए, ये भी आपका गलत है भाई, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में है। अगला सवाल देखो, जब शिक्षक विद्यार्थियों को स्व अध्ययन यानी सेल्फ स्टडी के लिए प्रेरित करता है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षक का कार्यभार कम करना, गलत बात है भाई। छात्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाना, छात्रों को स्वतंत्र छोड़ना, छात्रों को अनुशासित करना। बताइए इसमें आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? बता सकते हो? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर सकते हो आंसर आप लोग? बताओ। आप कहोगे सर आत्मनिर्भरता बढ़ाना। आपका बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, आत्मनिर्भरता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक है। अगला सवाल देख लो, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर क्या दिया है देखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए हैं, हाँ कोई मिस्टेक नहीं। आइए 39 देखिएगा, अच्छी कक्षा बातचीत यानी क्लासरूम डिस्कशन में शिक्षक का क्या योगदान होता है? केवल बोलना, चर्चा को संचालित करना और प्रेरित करना, छात्रों को चुप कराना, केवल प्रश्न पूछना। बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? आंसर कर सकते हो। आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, अच्छी कक्षा बातचीत में शिक्षक का क्या योगदान होता है? चलिए यहाँ पर दोस्तों जो आपका बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल राइट है, चर्चा को संचालित करना और प्रेरित करना, बी ऑप्शन सटीक है। अगला सवाल, शिक्षा में आजीवन अधिगम यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग का क्या अर्थ है? बताइए। विद्यालय के बाद शिक्षा समाप्त हो जाती है, शिक्षा केवल एक चरण है, जीवन भर ज्ञान प्राप्त करना, केवल पेशेवर पाठ्यक्रम करना। बताइए। चलिए, शिक्षा में आजीवन अधिगम यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग का अर्थ क्या होता है? बताइए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का अर्थ होता है
जीवन भर ज्ञान प्राप्त करना। आपका बी ऑप्शन जो है सटीक है। अगला सवाल, अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? बताइए। सीखने की जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यह केवल विद्यालय में होता है, यह केवल पढ़ाई से होता है, यह अनुभव और अभ्यास से होता है, यह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने से होता है? बताइए। चलिए, अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? बताएं। चलिए, अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है कौन सी है? आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। अनुभव और अभ्यास से होता है। ठीक है, आप कह सकते हो अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है यह अनुभव और अभ्यास से होता है। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा अधिगम का अवरोधक नहीं है? भाई देखिएगा, हमारे द्वारा एक राय, एक सलाह दी जाएगी कि इस क्लास को आप लोग 2 बार जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा अधिगम का अवरोधक नहीं है? बताएं। रुचि की कमी, उपयुक्त प्रेरणा, अनुचित वातावरण, भावनात्मक अस्थिरता। आंसर करें सब लोग। चलिए, निम्न में से जो है कौन सा अधिगम का अवरोधक नहीं है? बताएं। चलिए, यहां पर जो साथियों आपका दिया है उपयुक्त प्रेरणा, वो बिल्कुल आपका यहां पर राइट हो जाएगा। प्रेरणा अधिगम को सुगम बनाती है, बाधक नहीं होती। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, शिक्षक में कौन सी योग्यता सर्वाधिक आवश्यक मानी जाती है? बताइए। शिक्षक में जो है कौन सी योग्यता सर्वाधिक आवश्यक मानी जाती है? बताएं। विषय ज्ञान, कड़ाई, शारीरिक बल, ऊंची आवाज। चलिए, सभी लोग प्रयास करें यहाँ पर आंसर देने के लिए। सवाल नंबर 43 का, शिक्षक में कौन सी योग्यता सर्वाधिक आवश्यक मानी जाती है? विषय का ज्ञान होना, कड़ाई, शारीरिक बल, ऊंची आवाज़। चलिए, सभी लोग आंसर करें। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। विषय में जो है गहरी समझ शिक्षक को विश्वसनीय बनाती है। आप कहोगे सर विषय का ज्ञान होना चाहिए। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए भाई, यदि विद्यार्थी विषय में रुचि न ले रहे हो तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? बताइए। आप एक शिक्षक हैं और क्लास में जो है पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो बताइएगा इसमें जो है आपका शिक्षक को सबसे पहले जो है, अगर कोई छात्र जो है रुचि नहीं ले रहा है तो शिक्षक को जो है क्या करना चाहिए? विषय बदल देना चाहिए, गलत बात है। पढ़ाई रोक देनी चाहिए, ये भी गलत बात है। शिक्षण को रोचक बनाना चाहिए, छात्रों को डांटना चाहिए। आप कहोगे सर यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है ये आपका सटीक लग रहा है। शिक्षण को जो है रोचक बनाना चाहिए। सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखें, प्रभावी संचार यानी यहाँ पर दिया है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे ज़रूरी क्या होता है? बताइए। प्रभावी संचार या इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे ज़रूरी क्या होता है? बताइएगा। बोलने की क्षमता, सुनने की क्षमता, चिल्लाने की क्षमता, तेज बोलना। बताइए। चलिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे ज़रूरी होता है क्या? सुनने की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सुनना जो है दोस्तों संचार का मूल है, जिससे सही प्रतिक्रिया संभव होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? बताइए। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को रटवाना, बिल्कुल गलत बात है भाई। परीक्षा में उत्तीर्ण कराना, ये भी आपका गलत है। अनुशासन सिखाना, ये भी जो है आपका जो है सही नहीं है। अगर बिल्कुल सटीक आंसर आप देखोगे तो हो जाएगा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है ज्ञान का प्रसार करना और व्यक्तित्व का विकास करना। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल, बच्चों को सृजनात्मक सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग सिखाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए। बच्चों को सृजनात्मक सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग सिखाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करानी चाहिए, नए विचार उत्पन्न करने हेतु अवसर देना चाहिए, केवल पुस्तक से पढ़ाना चाहिए, निर्धारित उत्तर ही देना चाहिए? बताएं। चलिए, आंसर करें सब लोग। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, उनका आंसर भाई बिल्कुल राइट हो जाएगा। नए विचार उत्पन्न करने हेतु जो है अवसर देना चाहिए। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाई देखिए, पूरे धैर्य के साथ बने रहेंगे आप लोग, तभी इस क्लास में मज़ा आएगा
और तभी आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए गए हैं। और एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दें, ठीक है, सेशन को लाइक करते हुए चले भाई। अगला सवाल देखिए, यदि कोई छात्र शिक्षक के उत्तर से संतुष्ट न हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए, यदि कोई छात्र जो है शिक्षक के उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताएं। उसे चुप रहने को कहना चाहिए, गलत है भाई, निगेटिव है। हमने पहले ही आपको बताया, जो ऑप्शन जो है नेगेटिव होता है उसको तुरंत आप लोग गलत कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। बी ऑप्शन दिया है, उस छात्र को दंड देना चाहिए। ऑप्शन सी, धैर्यपूर्वक और विस्तृत उत्तर देना चाहिए। उस छात्र की उपेक्षा करनी चाहिए। आप कहोगे सर यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि कोई छात्र जो है शिक्षक के उत्तर से संतुष्ट ना हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप कहोगे सर यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, धैर्यपूर्वक और विस्तृत उत्तर देना चाहिए, सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखिए, कक्षा में विविधता डाइवर्सिटी का अर्थ क्या है? बताइए, कक्षा में विविधता यानी डाइवर्सिटी का अर्थ क्या होता है? एक जैसे छात्र, विभिन्न पृष्ठभूमि और क्षमताओं के छात्र, केवल होशियार छात्र, केवल कमजोर छात्र। बताएं, कक्षा में विविधता यानी डाइवर्सिटी का अर्थ क्या होता है? बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर करें, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग बताएं, कक्षा में विविधता यानी डाइवर्सिटी का अर्थ क्या होता है? आप कहोगे सर बी ऑप्शन जो दिया है ये आपका राइट है, विभिन्न पृष्ठभूमि और क्षमताओं के छात्र। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, इसके फोल्डिंग का तात्पर्य क्या है? बताइए, इसके फोल्डिंग का तात्पर्य क्या होता है? सब लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो। चलिए, छात्रों को उनकी क्षमता से अधिक कठिन कार्य देना, छात्रों को मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करना, अधिगम में सहायता करना, छात्रों को स्वयं कार्य करने देना, छात्रों को केवल व्याख्यान देना। बताएं, इसके फोल्डिंग का तात्पर्य क्या होता है? सब लोग आंसर करें, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। इसके फोल्डिंग का तात्पर्य होता है छात्रों को मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान कर अधिगम में सहायता प्रदान करना। बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस स्पेशल सेशन में हमने पूरे 50 प्रश्नों को कवर किया। देखिए, कवर तो करना था पूरे 100 क्वेश्चन को, लेकिन कुछ स्टूडेंट का कमेंट आता है सर 50 ही क्वेश्चन लिया करिएगा। ठीक है भाई, तो अगला पार्ट में आपको मिलेगा 50 प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आप लोग बताइएगा, जैसी आपकी सुविधा होगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या अगले सेशन में 100 क्वेश्चंस को कवर किया जाए या 50 क्वेश्चन को कवर किया जाए। एक बार आप लोग ज़रूर हमें इन्फॉर्म करिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए, कहते हैं सर लंबी क्लास बहुत हो जाती है। बताइए क्लास आपको कैसी लगी? एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ जाएं। निश्चित रूप से साथियों यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है बिल्कुल बेहतर कंटेंट है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा बेहतर कंटेंट है? आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र देख लीजिए, पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देख लीजिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सीधी बात है। ठीक है, तो चलिए भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ इसी तरीके से तैयारी में लगे रहें। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, रीजनिंग सब्जेक्ट पर फोकस करते रहिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा जो है रीजनिंग की क्लास नहीं प्रोवाइड की जा रही है। कारण हमने आपको पहले ही बता दिया था कि उसके लिए और सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो सुविधाएं अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। ठीक है, आप लोग रीजनिंग भी पढ़ते रहें, सॉल्व करते रहें क्वेश्चन को। जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतना बढ़िया रीजनिंग की तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, डेली बेसिस पर कम से कम 100 क्वेश्चन लगाइए, वो भी मिक्स क्वेश्चन, यानी हर टॉपिक के क्वेश्चन हो उसमें। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ तैयारी में साथियों लगे रहें। ये क्लास आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं। बहुत सारे साथी पूछ रहे थे सर आपका नाम क्या है? भाई हमारा नाम विशाल द्विवेदी है। और कहाँ से ये भी पूछ रहे थे, भाई हम उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से। चलिए शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।